जय हिंद। हम इस बात पर हमेशा फोकस करते हैं कि आपको खुद को शांत बनाए रखना है। विकट से विकट परिस्थिति में भी खुद को शांत बना करके रखिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ये है प्रीवियस क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और मेरा मकसद सिर्फ टिक लगाना बिल्कुल नहीं है, अब देखिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो बोला गया है ना, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। पंचवर्षीय योजना की बात आया, अब हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। देखिए बताते हैं क्या आखिर ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जब आ रही है, यानी पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना को लाता कौन था, ठीक है। एक संगठन था, उसका नाम क्या था, तो क्या कि योजना आयोग। अब ये योजना जो आयोग था, ये योजना आयोग क्या अभी है, तो आप भी जानते हैं कि नहीं। योजना आयोग हमारे विश्वगुरु आते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, योजना आयोग का स्थापना पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो देखिएगा इसकी स्थापना की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका स्थापना हुआ था कब, तो कहे कि 15 मार्च को। कब हुआ था, तो कहे कि 15 मार्च को। और 15 मार्च का 1950 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और यही जो था ये पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसका अध्यक्ष यानी पदेन अध्यक्ष की बात कर देते हैं, तो पदेन अध्यक्ष वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते थे। तब आपसे एक क्वेश्चन तो यहाँ पे से बन गया ना, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन होंगे, जो पहला प्रधानमंत्री होंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी जवाहरलाल नेहरू इसका क्या थे, तो कहे कि अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि जो उपाध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष जो थे कौन थे, तो ये पहला उपाध्यक्ष पूछा जाता है। ये तो सबको पता है कि ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बट उपाध्यक्ष ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। वो कौन थे, तो कहे कि गुलजारी लाल नंदा थे। अब ये गुलजारी लाल नंदा की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये गुलजारी लाल नंदा थे, क्या थे, तो कहे कि ये उपाध्यक्ष थे। किसका, तो कहे कि योजना आयोग का। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। अब ये जो उपाध्यक्ष जो होता है ना दोस्त, ये उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है, तो जो कैबिनेट मंत्री का जितना भी आपको फैसिलिटी होता है, वो सभी को सभी आपको किसको मिलेगा, ये उपाध्यक्ष को भी मिलेगा फैसिलिटी सब। समझ में आ गया। जो भी फैसिलिटी आपको कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो सारा का सारा फैसिलिटी आपको उपाध्यक्ष को मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था। देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर देते हैं, ये हो गया प्रथम। कब स्टार्ट होता है, तो कहिए कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 1951 से लेकर के कब से कब तक चलता है, 56 तक चलता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है और 56 तक चलता है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर देते हैं, तो 1956 में ये स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, तो 5 साल जोड़ दीजिए, 61 में खत्म हो जाती है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर देते हैं, तो 1961 में स्टार्ट होता है और 66 में ये खत्म हो जाता है। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत को बहुत सारे हानि झेलना पड़ा। इसी में आपको क्या हुआ था कि देखिएगा, आपको पाकिस्तान से युद्ध को देखने को मिलता है, 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध पाकिस्तान से जो होता है, फिर उसके पहले एक युद्ध हो जाता है चीन से, 1962 का जो युद्ध होता है, 1962 का जो युद्ध होता है। और फिर इसी के समय आपको अकाल देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बहुत बड़े संख्या मतलब बहुत बड़े स्तर पर अकाल हुआ था, जिसमें आपको ये हमारे प्रधानमंत्री जो कौन थे, ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने कहा था कि जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। इसी समय आपको वो नारा देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। और पाकिस्तान से युद्ध भी हो रहा था, तो वही नारा देते हैं, जय जवान और जय किसान का नारा। अब समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या था, हमारी सरकार की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रह पाई, क्योंकि ये 3 वो विपत्ति को झेलने के बाद में वो 5 वर्ष का प्लान लेकर के चल पाए। तो फिर ये 5 वर्ष का प्लान नहीं लेकर के आती है हमारी गवर्नमेंट, तो फिर एक वर्ष का प्लान लेकर के आती है। समझ में आ गया ना, एक वर्ष का प्लान लेकर के आती है, ठीक है। तो 66 में भी एक प्लान आया, क्योंकि ये तो आपको मार्च में तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये तो आपको मार्च में तो ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च 1966 में ख़त्म हो जाएगा। तो 66 में भी एक आया, फिर उसके बाद 67 में भी 1 साल का, और फिर उसके बाद में 68 में भी 1 साल का आपको योजना देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होती है, तो कहिए कि 1969 से स्टार्ट होती है और कब से कब तक चलती है, 74 तक चलती है। ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये चलती है कब तक, तो कहिए कि 78 तक। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूमेगा, बोले क्या घूमेगा भाई साहब, ये 78 तक ही क्यों चला, अगर हम जोड़ेंगे तो ये 79 तक चलना चाहिए था ना। तो बताते हैं, अभी बताते हैं। 1977 में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी। किसकी सरकार बनी थी, तो कहिए कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की सरकार में आपको जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो आपको देखने को मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, तो कहिए कि मोरारजी देसाई। अब ये मोरारजी देसाई जो थे ना, ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री आज तक में हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज तक में सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे, यानी सबसे ज़्यादा अधिक उम्र में बनने वाले हैं, तो वो कौन है, तो कहिए कि मोरारजी देसाई थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, यानी कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये कौन थे, ये मोरारजी देसाई। और एक बार भी और बता देते हैं कि सर्वाधिक बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, यही है, कौन है, मोरारजी देसाई। 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, केवल टिक लगा देंगे तो बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा, चलेगा अभी पता बट रिवीजन नहीं हो पाएगा। पंचवर्षीय योजना पूछा गया है, तो पंचवर्षीय योजना यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं ना, तो कहिए यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिएगा 67 की कहीं चर्चा है, तो कहिए कि नहीं, 67 में तो 1 साल का प्लान आ रहा था, इसको ऐसे ही देख करके काट दीजिए। ठीक है, फिर 65 में, 65 की बात कर देते हैं। 65 तो इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही घूम रहा है, ये तो खत्म कर दीजिए। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करते हुए 66 में देखिए, 66 में देखिएगा तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही घूम रहा है, लपेट दीजिए इसको। अब आपके साथ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इस समय इसे लागू करना था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिएगा, इसकी बात कर देते हैं तो ये 78 में खत्म हो जाती है। ठीक है, 78 में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना। और 77 तकला में इसको स्टार्ट होना चाहिए था कब, तो कहे कि 79 से तो इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना, लेकिन हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसका रहा था, तो मोरारजी देसाई का, यानी कांग्रेस का सरकार नहीं था। तो कांग्रेस का सरकार नहीं था तो ये योजना को लेकर के नहीं आती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट योजना को लेकर के नहीं आती है। फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है 1980 ईस्वी में, तब छठी पंचवर्षीय योजना लेकर के आती है। ठीक है, फिर कब से लेकर के आती है, तो 1900 कब से कब तक, ये 1980 से लेकर के कहाँ तक, तो कहिएगा कि 85 तक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जोर दिया गया। अब आपके दिमाग में हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि औद्योगिक नीति की अगर जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो औद्योगिक नीति कितने बार अभी तक आया है क्वेश्चन। तो अब तो ट्रेंड बहुत बदल रहा है ना, आप तो एग्जाम दे रहे हैं तो देख ही रहे हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा बात हम करते हैं किसकी, तो कहिएगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं औद्योगिक नीति की। ठीक है, तो देखिएगा पहली बार अब अभी तक हमारे औद्योगिक नीति की जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक नीति अब अभी तक हमारे देश में 6 बार आ चुका है। कितने बार आ चुका है, 6 बार। देखिएगा सब याद करवा देंगे दोस्त। ठीक है, देखिएगा पहली औद्योगिक नीति की हम बात कर देते हैं तो पहली औद्योगिक नीति कब आती है, तो कहिए कि 6 अप्रैल को आती है। 6 अप्रैल को आती है। 6 अप्रैल कब, तो कहिए कि 1948 ईस्वी को आती है। तो सबसे पहले आपसे दिमाग में एक क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छा 1 मिनट, 6 अप्रैल को आती है, ठीक है, कोई ना कोई तो लेकर के आते होंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर लेकर के आएंगे। तो वो पूछा जाता है, तो यानी पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, देखिएगा पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, तो कहिए श्यामा प्रसाद और मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये पेश करने वाले व्यक्ति थे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूमेगा कि अच्छा 1 मिनट, इसमें और भी कोई चीज़ है, तो हाँ बिल्कुल है। इसमें उद्योग की बात करते हैं
तो इसमें उद्योग को कितने श्रेणियों में बांट दिया, तो कहिए कि 4 श्रेणियों में बांट दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने श्रेणियों में बांट दिया गया था, तो कहिए कि 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। कौन कौन, तो देखिएगा पहला जो बांटा गया था रक्षा में, फिर उसके बाद में किस में, रक्षा में हो जाएगा, फिर उसके बाद में रेल में, ठीक है, फिर उसके बाद में किस में, तो फिर इसके बाद कोयला, और फिर उसके बाद तेल। ये 4 भागों में क्या किया था, उद्योग को बांट दिया गया था। तेल है ये, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मत ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम औद्योगिक नीति आया था तो उसमें उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 4 वर्गों में बांटा गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहिए कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रथम औद्योगिक नीति में ही आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लान दिया गया था। इसी में पूछेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको इसी में सुझाया गया था। समझ में आ गया ना, ठीक है, पहला तो हो गया अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं द्वितीय औद्योगिक नीति कब आती है। तो देखिएगा द्वितीय औद्योगिक नीति आती है 30 अप्रैल को। कब आती है, तो 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को आता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ घूमेगा, घूमना भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि जब सीरियस स्टूडेंट होंगे ना तब आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन बनना भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दाग देते हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ बनना चाहिए कि अच्छा ये पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, क्योंकि यहाँ तो था ये, तो यहाँ पे कौन थे। तो देखिएगा यहाँ पे पेश करने की बात कर देते हैं तो टी कृष्णामाचारी कौन थे, तो ये टी कृष्णामाचारी जो थे ये क्या थे, पेश करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। अच्छा इसमें क्या था, तो इसमें उद्योगों की बात कर देते हैं, तो इसमें उद्योग को कितने श्रेणियों में विभक्त किया गया, तो कहे कि 3 में। 4 में किस में किया गया था, तो कहे कि प्रथम औद्योगिक नीति में। और इसमें कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसकी हम बात कर देते हैं, तो इसमें आपको क्या किया गया था, समाजवादी पैटर्न को अपनाया गया। किसके पैटर्न को, तो कहे कि समाजवादी पैटर्न को अपनाया गया। समाजवादी समझते हैं ना, समाजवादी में क्या होता है कि सार्वजनिक जो चीज़ें हैं, जैसे में सरकारी संस्थाओं का बोलबाला, इस एक तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे प्राइवेट चीज़ों को उतना बहुमूल्य नहीं बताया गया, ठीक है, सरकारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। समाजवादी पैटर्न अब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय औद्योगिक नीति की, ठीक है। तो तृतीय औद्योगिक नीति की जब हम बात करते हैं तो तृतीय औद्योगिक नीति आता कब है, तो कहे कि 1977 में। तो उस समय सरकार कौन थी, अब ये नहीं याद करते रहना है, क्योंकि 2 गो तो हम याद कर लें काफ़ी हो गया, इनफ, ठीक है, क्योंकि अब इतना सारा अंदर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस समय सरकार कौन थी, तो अभी हमने देखा कौन थी, तो उस समय सरकार जो थे मोरारजी देसाई थी। किसका सरकार था, तो कहे कि मोरारजी देसाई का था। कौन थे, तो कहे कि मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अच्छा इसमें किस चीज़ का लक्ष्य रखा गया, तो लघु उद्योग पर जोर दिया गया। किसका दिया गया, तो कहे कि लघु उद्योग पर जोर दिया गया, ठीक है। लघु उद्योग पर इसमें क्या किया गया, जोर दिया गया, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं चौथा की, क्योंकि जानते हैं क्या करता है, क्वेश्चन में दे देगा कि निम्न में से कब था औद्योगिक नीति नहीं आया था, और डेट दे देगा, क्या कीजिएगा, तो इसीलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं, वरना टिक लगा करके हम भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फिर चौथा औद्योगिक नीति कब आता है, तो कहे कि 1980 ईस्वी में। तो सरकार किसका है, तो कहे कि सरकार तो अब इसका है ना, किसका, तो कहे कि अब इसका सरकार है इंदिरा गांधी का। अब इंदिरा गांधी का सरकार है। इसमें क्या किया गया, जो लाइसेंसी जो राज था, जो यानी जो सार्वजनिक चीज़ें थी, लाइसेंसी राज क्या था, ये जारी रहा, और समाजवादी जो पैटर्न था वो भी जारी रहा, यानी जस्ट लाइक आपको द्वितीय औद्योगिक नीति जैसा ही रहा आपको, ठीक है। चलिए अच्छा अब तो हमने ये देख लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट अब याद रखना है, क्योंकि 77 में कौन लेकर के आया था, मोरारजी देसाई की सरकार में, 80 में इंदिरा गांधी की सरकार में, बस वही है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और फिर एक ठो और जो आएगा अंतिम वाला वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा ये दोनों तो चीज़ तो हमने देख लिया, 4 को तो देख लिया। अब हमें देखना है, अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हम 5वां देख लेते हैं और 6ठा देख लेते हैं। 5वां को सिर्फ और सिर्फ डेट याद रखिएगा। 5वीं औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं तो 1990 में आया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस डेट आपको ध्यान रखना है।
छठी औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कब आया था तो कहे कि 24 जुलाई 1991 ईस्वी को आया था। ठीक है, कौन लेकर गए थे तो देखिए उस समय वित्त मंत्री कौन थे तो देखिए वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे तो देखिए मनमोहन सिंह। अब ये मनमोहन सिंह लेकर के आए थे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात कर देते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव इस समय आपको प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो लाइसेंसी जो राज चला आ रहा था कि हर किसी चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस ले करके चलना पड़ेगा। तो इसका क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि निजी क्षेत्र की अगर हम बात कर देते हैं तो निजी क्षेत्र को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, दारीकरण की जिसकी हम बात कर देते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजार से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। समझ में आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहाँ जोड़ दिया गया, विश्व के बाजार से जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसमें सार्वजनिक जितने भी जो चीज़ थे, सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। ठीक है, और जो आपको निजी क्षेत्र थे उसका दायरा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो कितने देखिएगा इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में तो पूरी तरीके से आ गया होगा, अच्छी तरीके से। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं तब आपके क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा यही था ना कि औद्योगिक नीति की अगर हम बात कर देते हैं जो 1956 में आया था। अब देखिएगा 1956 हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा 1956 में चल रहे हैं, 48 में पहला था, 48 में पहला था, ये था 1956 में, यही था ना। कौन लेकर गए थे तो एक टीटी कृष्णामाचारी। कितने श्रेणियों में बांटा, 3 श्रेणियों में बांटा। क्या किया गया, समाजवादी पैटर्न को इसका लक्ष्य रखा गया, यानी सार्वजनिक चीज़ें, सार्वजनिक चीज़ें। ठीक है, यानी सरकारी उपक्रम। ठीक है, यही होता है। अब देखिएगा पहला क्या बोला गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो जोर दिया गया, किस पर, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। हमने बिल्कुल यही अभी चर्चा किया है, बट हम भी ऑप्शन और देखते हैं ताकि ऑप्शन को देखिएगा ऐसे तरीके से आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन, जो याद करिएगा उस तरीके से नहीं मिलेंगे आपको। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम एलिमिनेट करते हैं। देखिएगा निजी क्षेत्र के महत्व पर, क्या निजी क्षेत्र की कहीं भी चर्चा किया गया है तो कहे कि नहीं। निजी क्षेत्र का जो चर्चा आपको किया गया है वो आपको छठी औद्योगिक नीति जब आप आइएगा वहाँ पे आपको निजी क्षेत्र का आपको चर्चा किया गया है। ठीक है, अभी हमने देखा तो इसको काट दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 पहले तो काट दिए इसको। सार्वजनिक क्षेत्र एवं विदेशी क्षेत्र के महत्व, ये तो छठा में ना देखा। ठीक है, तो काम खत्म हो गया। विदेशी क्षेत्र जो आपको विदेशी कंपनियों आप आ सकता है, जो ग्लोबलाइजेशन में जो होगा ना उसमें विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में आकर के कंपनी खोल सकती है। ठीक है, पहले संबंध था, क्यों, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और वही विदेशी कंपनी के चक्कर में भारत गुलाम हो गया था, इसलिए डर का माहौल था। ठीक है, तो ये भी खत्म कर दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चौथा पे, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। क्या निजी, जैसे निजी बोल देगा आपको 1991 ध्यान रखना है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपको बेस्ट आंसर आपके सामने एक ही बच रहा है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर 1। तो देख रहे इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि मुद्रा, मुद्रा समझते हैं ना, पैसा। वित्त रिपोर्ट प्रकाशित कब होती है, इसमें अब वित्त मंत्रालय से जो आपको रिपोर्ट प्रकाशित होता है तो वो तो काफ़ी आसान सा है। कितने दिन पर प्रकाशित होता है, साल भर पर ना। आप देखते होंगे कि वित्तीय वर्ष फलाना फलाना। अच्छा एक बात और हम बताते हैं कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो वित्तीय वर्ष कितना है, देखिएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है भारत सरकार का वित्तीय वर्ष। ठीक है, और 31 मार्च तक आपको चलता है। 1 अप्रैल से आपको 31 मार्च तक ये आपको चलता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले जो था आरबीआई का, ये आरबीआई का पहले जो था वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से स्टार्ट होता था और 30 जून तक चलता था। ठीक है, लेकिन 2020-21 में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और अब भी आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है अब यही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं।
तो कितने साल पर, तो कहे कि 1 साल पर। पखवाड़े में नहीं, यानी 15 दिन पर क्या, तो कहे कि नहीं। माह पर क्या, नहीं। 6 माह पर नहीं। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया है कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, यानी जो भारत में जो आर्थिक विकास जो था वो बाधित रहा, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए हम देखते हैं, ऑप्शन को चलते हैं। अनियोजित औद्योगिकरण के कारण, कह रहा है ना कि जो औद्योगिकरण हुआ था वो अनियोजित था। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए भाई साहब, भारत में औद्योगिकरण हुआ है? औद्योगिकरण हुआ है जो अनियोजित होगा? पहले तो होबे नहीं किया। सबसे पहले इसको काटिए, देखें। पाश्चात्य यानी पश्चिमी सामाजिक विचार भाव के कारण क्या था, बाधित रहा। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। खराब अब स्थापना सुविधाओं के कारण, हाँ बिल्कुल। क्या था ना कि जैसे में जो स्थापना जो किया गया था, जिसमें अंग्रेज जब शासन कर रहा था तो जैसे तैसे वो स्थापना कर रहा था, कोई भी चीज़ अपने फायदे के लिए ज़्यादातर वो चीज़ कर रहा था। जिसमें आपको रेल की अगर बात कर देते हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए किया है, ऐसा नहीं कि हम लोग को फ़ायदा के लिए किया था, वो अपने फ़ायदा के लिए किया था। और भी चीज़ जो थे, जैसे में अगर अगर वो रहता तो जैसे में क्या था कि इंग्लैंड में जो नील की खेती हो, इंग्लैंड में जो नील लेके जाया जाता था वो बिहार से, जो आप जानते हैं कि चंपारण से, यानी इंडियन लोग से ज़बरदस्ती वहाँ नील की खेती करवाया जाता था, तब वहाँ इंग्लैंड ले जा करके बेचता था। तो वो अव्यवस्था है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो संयोजित तरीके से किया जा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये क्या था, अव्यवस्था के कारण। किसके कारण? जो सुविधा था वो ठीक ठाक नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब क्या है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? देखिएगा, ये सीमा शुल्क से, आयकर से और कॉरपोरेशन से। सीमा शुल्क हम समझाते हैं, जैसे मैं आप मान करके चलिए कि ये है हमारा इंडिया, और जैसे में अमेरिका से कोई सामान आता है, अमेरिका से सामान आता है तो जैसे ही इंडिया के अंदर बॉर्डर पर अंदर एंट्री करेगा तो यहीं पे इसको एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। आयकर, जैसे में आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, ये आपको डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जैसे मैं मान करके चलिए कि आपने एक कोई कंपनी बनाया, एबीसी कोई कंपनी है, और ये कंपनी जो है प्रॉफिट कमाती है 80 करोड़ रुपया, ठीक है। अब ये 80 करोड़ से जो टैक्स लगेगा ना, यानी लाभांश पर, ये जो प्रॉफिट कमाई है कौन? कोई कंपनी, और इस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी के लाभ पर जो टैक्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क क्या है? जैसे में कोई चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, उसके हम लोग बोलते हैं उत्पाद शुल्क। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, ये आपको सीमा शुल्क हमने देख लिया, आयकर को देख लिया, कॉर्पोरेट टैक्स देख लिया, और ये उत्पाद शुल्क देख लिया। ठीक है, अब देखिएगा, तो पहले जो था ना, जब जीएसटी हमारे देश में लागू नहीं हुआ था, जीएसटी को लागू कब से किया गया है? तो कह कि 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी को लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो कह कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम बताते हैं, कि जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था ना, तब उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार को पैसा अधिक मिलता था, बट जीएसटी के लागू होने के बाद से अब जो पैसा इसे मिलता है भारत सरकार को, केंद्रीय सरकार को, वो कहाँ से? तो कॉर्पोरेट टैक्स और आयकर से। ठीक है, दोनों से मिलता है, लेकिन हमें एक को चूज करके लेके चलना है, तो इसका आंसर कौन लेके चलिएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन हो जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोला गया है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो शायद अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किया है। योजना आयोग का स्थापना जो होता है तो ये कि 15 मार्च को होता है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को होता है। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कहे कि नेहरू जी थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो कहे कि गुलजारी लाल नंदा थे।
अब ये गुलजारी लाल नंदा जो उपाध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का जो भी फैसिलिटी है वो सभी के सभी किनको प्राप्त होता है, ये उपाध्यक्ष को प्राप्त होता है। तो उपराष्ट्रपति नहीं, राज्य नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना है। ठीक है, तो अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।